हेलो दोस्तों, बीएचयू की सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि एलपीपी में प्रॉब्लम आ रही है तो एलपीपी के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जाए। तो मैंने सोचा एलपीपी की सॉल्यूशन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चंस आए थे 2020 में। ठीक है, 36 मार्क्स के, तो वेटेज काफी अच्छा खासा है। ठीक है, अगर बुक से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। पार्ट 1 में अपन ग्राफिकल मेथड, कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स हल, एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स हल और एक्सट्रीम पॉइंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और पार्ट 2 में ड्वेल और सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इनमें ड्वेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी केसेस ड्वेल के बनते हैं वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और उसके बगल में बने हुए बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स जो हैं आप तक आ जाएं। ठीक है, अब क्या होता है ना कि यार न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशंस इजीली नहीं मिलते हैं, है ना। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। गिवन एलपीपी मैक्सिमाइज 5x minus 10y subjected to 2x minus y greater than 0 minus x plus 5y greater than 5, x और y are positive। तो ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, फीजिबल, अनबाउंडेड या फिर इनफीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फीजिबल, अनबाउंडेड और इनफीजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इस मेथड को अपन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखना एक्स और वाई दो ही वेरिएबल दे रहे हैं तो ग्राफिकल मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। फीजिबल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। देखना पहली बात तो सॉल्यूशन होना पड़ेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करता हो। कहने का मतलब क्या हो गया कि x और y पॉजिटिव हो, तो x और y की वो पॉजिटिव वैल्यू जो कि कांस्टेंट को सेटिस्फाई करें वो फीजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कौन सा होगा, सॉल्यूशन तो होगा मतलब गिवन कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस कब हो जाता है, जब आपको x और y की कोई ऐसी फिक्स वैल्यू ना मिले जिस पर फंक्शन की आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो। उस केस में गिवन एलपीपी के पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखना अगर ये मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन होता ना तो फीजिबल सॉल्यूशन भी करेक्ट होता और अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी करेक्ट होता, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है तो अपन को सबसे अप्रोप्रिएट चूज करना पड़ेगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, और वो क्यों होगा वो अपन देखते हैं। इक्वेशन लिख ली अपन ने, मैक्सिमाइज करना है 5x minus 10y को, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, y को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन y, यानी y इज लेस देन 2x, मतलब y का वो पोर्शन जो कि 2x वाली लाइन के नीचे आ रहा है। अब देखना ये y बराबर mx टाइप की लाइन है तो ओरिजिन से पास करेगी, तो इसको अपन ने इक्वेशन 1 माना है तो ये इक्वेशन 1 बना दी अपन ने ओरिजिन से पास करती हुई। ठीक है, अब कौन सा पोर्शन लेना है, नीचे वाला, क्योंकि लेस देन का साइन है तो एरो कहां आ गया, दिखना नीचे की तरफ आ गया इसमें। ओके, इक्वेशन 2 ये है x अपॉन माइनस 5 प्लस y अपॉन 1 और ग्रेटर देन 1 है, तो x पे तो कितने पे काटेगा, -5 पे, और y पे कितने पे काटेगा, 1 पे। ये एक्सटेंड हो गई अपनी इक्वेशन 2, है ना। ग्रेटर देन 1 का साइन है तो एरो कहां आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये इक्वेशन 2 के लिए एरो ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, अब अपन को कॉमन रीजन चाहिए, इसमें लगा लेसर का साइन, इसमें लगा ग्रेटर का साइन, तो इक्वेशन 1 का तो ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा है और इक्वेशन 2 का ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब देखना ये लाइंस तो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होंगी, आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये रीजन कैसा हो गया, अनबाउंडेड रीजन हो गया। अच्छा, अब फीजिबल सॉल्यूशन क्यों मिलेगा, देखना ये दोनों लाइन्स है, लाइन 1 और लाइन 2 कहां मीट कर रही है, पॉइंट ए पर। ये अपन इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे, है ना। 2x minus y बराबर 0 माइनस x प्लस 5 y बराबर 5, तो जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दोनों लाइन का क्या आ गया, 5/9 10/9। ये वैल्यू कुछ 1 से कम हो गई और ये वैल्यू कुछ 1 से ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इसीलिए ये 1 से कम और ये मतलब 1 से ज्यादा ऊपर की तरफ आ गया। तो देखना ये सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नॉन नेगेटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, x और y पॉजिटिव है, देख लो पॉजिटिव है, तो सॉल्यूशन तो कैसा हो गया, फीजिबल हो गया।
तो मतलब इस गिवन एलपीपी के पास एक फीजिबल सॉल्यूशन तो मिलेगा, इसीलिए फीजिबल भी करेक्ट होगा, है ना। अब आते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन के ऊपर। देखना फंक्शन से समझ में आएगा कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्यों होगा। रीजन अनबाउंडेड है, सॉल्यूशन क्यों अनबाउंडेड होगा वो मैं बताता हूं। देखना मैक्सिमाइज का केस है, तो अगर आप y की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ऑब्वियस है कि मतलब इस फंक्शन की वैल्यू घटेगी। तो मैक्सिमाइज मतलब फंक्शन की वैल्यू बड़ी आए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, x को बड़ा चूज करना पड़ेगा, और x को अपन इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, काफी बड़ी वैल्यू भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन जो अपना आ रहा है कॉमन केस है अनबाउंडेड है, मतलब x बहुत बड़ी वैल्यूज तक जा सकता है। तो अब जैसे y को मैं फिक्स कर दूं और इसको बढ़ाता जाऊं, तो इसको मैं बढ़ाता गया, लेकिन मुझे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी ना। लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है ये तो पता नहीं लगेगी, और x और y की ऐसी कोई फिक्स वैल्यू भी नहीं मिल रही जिसके लिए फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाए। यही रीजन है कि इस गिवन एलपीपी के पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस हो गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर अनबाउंडेड रीजन है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन और ये जरूरी नहीं है कि अनबाउंडेड रीजन है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। अगर अनबाउंडेड रीजन है तो आपको बाउंडेड सॉल्यूशन यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल सकता है। An assignment problem is considered as a particular case of transportation problem because the number of rows and columns are same, all of the three, all xij equal to 0 or 1, all the rim conditions are 1. असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्या मीनिंग होता है, रिम कंडीशन का क्या मीनिंग होता है, xij 0 और 1 क्यों होते हैं, इनके बारे में अपन समझते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है कि आपको n पर्सन्स में, ये जो फैसिलिटीज है इसमें या तो पर्सन्स हो सकते हैं या फिर मशीन्स हो सकती हैं, मतलब n पर्सन को आपको n जॉब्स असाइन करनी है। इस तरीके से ये जो कॉस्ट है, आप जब देखना कोई कंपनी किसी बंदे को जॉब दे रही है तो उसको पेमेंट भी करेगी, तो ये जो n पर्सन्स को n जॉब दी जा रही हैं उसका जो कॉस्ट है वो कैसे मिनिमाइज किया जा सके, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ जॉब सेम हो रही हैं, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इस मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। अब देखना एलोकेशन की जो वैल्यू होती है, एलोकेशन क्या होता है, xij। अब एलोकेशन जो टर्म होता है वो तो अपन ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो इसीलिए इसी चीज को अपन क्या बोल देंगे, असाइनमेंट बोल देंगे, असाइन वैल्यू बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखना असाइनमेंट या फिर जो एलोकेशन है वो डिपेंड करता है किस पे, सप्लाई और डिमांड पे। सप्लाई भी 1 है और डिमांड भी 1 है, तो xij की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएगी, 1 और 0। 1 कब हो जाएगी, जब आपने एलोकेशन कर दिया तो xij की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और xij 0 कब हो जाएगी, xij 0 उनके लिए हो जाएगी जिनको एलोकेशन नहीं हुआ है। अब 0 होने का रीजन होता है रिम कंडीशन। रिम कंडीशन क्या होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अपन पढ़ते थे ना, जैसे अपन ने रो वाइज एलोकेशन करा, मतलब यहाँ पे कुछ एलोकेशन करा, यहाँ पे कुछ एलोकेशन करा, यहाँ पे कुछ एलोकेशन करा, तो अगर एक रो में जितने भी एलोकेशन किए हैं उनको जब अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये जो सप्लाई वाला जो नंबर है वो आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन कॉलम की बात करें, अगर कॉलम में अपन ने एलोकेशंस करे हैं, यहाँ पे कुछ करा, यहाँ पे कुछ एलोकेशन करा, तो उन सभी एलोकेशंस को जोड़ने पर ये डिमांड वाला नंबर आना चाहिए, है ना। अब असाइनमेंट में क्या हो जाता है, ये नंबर 1 हो जाता है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, समेशन xij। ठीक है, j बराबर 1 से लेकर n। j क्या हो गया यहाँ पे अपना कॉलम हो गया ना, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया अपना, क्योंकि देखना ये 1 2 ये चेंज हो रहा है ना, और ये वाला आगे वाला 1 तो कांस्टेंट है। तो एक पर्टिकुलर रो के लिए जब अपन सारे एलोकेशंस का सम लेंगे वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए अपन जो भी एलोकेशंस लेंगे उनका सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब देखना जब एलोकेशन इस पर डिपेंड कर रहा है, 1 है, इधर भी 1 है, तो पॉसिबल एलोकेशन वैल्यू क्या होगी, xij बराबर 1, है ना। अगर जैसे सपोज मान लो C12 को मैंने एलोकेट कर दिया तो यहाँ वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और रिम कंडीशन क्या कहती है कि आप रो वाइज जितने भी एलोकेशन करें उनका सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर यहाँ 1 हो गया
और मुझे टोटल सम क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो बाकी सारी कंडीशंस को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मतलब जो रेस्ट एक्स बचेंगे इसको छोड़ के, क्योंकि इसको तभी मैंने एलोकेट कर दिया, तो ये जो x11 बचेगा, x13 बचेगा और x1n बचेगा, वो सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसीलिए जो xij की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। ठीक है, और रिम कंडीशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो भी एलोकेशन है रो वाइज उनका सम 1 होना चाहिए, या फिर जो भी एलोकेशन आप कॉलम वाइज ले रहे हो उसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम की स्पेशल बात ये होती है कि इसमें आपको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। इन केस अगर नहीं होता है तो उसमें आप डमी वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी असाइनमेंट प्रॉब्लम के ऊपर ही है। Every basic feasible solution of a general assignment problem having a square payoff matrix of order n should have assignments equal to m plus n, 2n minus 1, m plus n minus 1, 2n plus 1। अगर देखना ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा दोगे। देखना क्या दे रहा है, हैविंग अ स्क्वायर पे ऑफ मैट्रिक्स। अब मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा है यार, तो एम का तो मीनिंग खत्म हो गया ना, क्योंकि एम और एन तो बराबर होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो इसको तो हटा दो, इसको भी हटा दिया। ठीक है, तो ये तो जल के खाक हो गए फर्स्ट और थर्ड वाले, तो बचा क्या अपने पास, सेकंड और फोर्थ बचा। अब 2n माइनस 1 कैसे होगा वो अपन समझ लेते हैं। अगर किसी को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का मीनिंग नहीं पता है, पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखना असाइनमेंट प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ये नंबर ऑफ डिमांड्स और नंबर ऑफ सप्लाई क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए जो अपन को मैट्रिक्स बनती है ये कैसी बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, n क्रॉस n ऑर्डर की, है ना। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये होगी पे ऑफ मैट्रिक्स। अब अपन समझ लेते हैं कि बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। फीजिबल सॉल्यूशन तो सबको क्लियर होगा, एक्स की ऐसी नॉन नेगेटिव वैल्यू जो कि कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करती है, वो फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या होगा वो भी अपन समझ लेते हैं, है ना। उसके पहले फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है इसका मीनिंग समझ लो, कि ऐसी नॉन नेगेटिव असाइनमेंट वैल्यू, ऐसी नॉन नेगेटिव असाइनमेंट वैल्यू जो कि कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करती है। अब कंस्ट्रेंट क्या होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, रिम कंडीशंस होती हैं। ठीक है, रिम कंडीशन का मीनिंग अपन ऊपर समझ सकते हैं। तो ऐसी नॉन नेगेटिव असाइनमेंट वैल्यू जो कि रिम कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं वो फीजिबल सॉल्यूशन। और बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन समझना है ना, तो थोड़ा सा अपन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ओर जाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल केस होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, तो ये बिल्कुल सेम ही है इसमें। ठीक है, देखना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अपन एलोकेशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और जब असाइनमेंट पढ़ेंगे तो असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो ये एलोकेशन की जगह पे क्या जाता है, असाइनमेंट शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन समझ लेते हैं, और जहां जहां एलोकेशन होगा वहां पे वो असाइनमेंट में बदल जाएगा। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगर नंबर ऑफ एलोकेशन जो होती हैं m प्लस n माइनस 1 से क्या हो जाती है, कम। एलोकेशन क्या है, मतलब ये जो मैट्रिक्स अपन बनाते हैं ना, जहां पे xij की जितनी अपन वैल्यू देते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज अपन xij की दी हैं वो क्या हो जाती है, नंबर ऑफ एलोकेशन। एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ लो, एक यहां दी, एक यहां दी, एक यहां दी, तो टोटल एलोकेशन कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर यहां देता और सिर्फ यहां देता तो नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी हो जाती, 2 हो जाती। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 से कम हो जाती है, m तो रो हो गई, n कॉलम हो गई, तब या तो बराबर हो जाए m प्लस n माइनस 1 के, या उससे छोटी हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन हो जाता है किसका, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ठीक है, अगर m प्लस n माइनस 1 से ज्यादा हो गए तो वो नॉन बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन पूछ अपन से किस बारे में रहा है, बेसिक फीजिबल के बारे में पूछ रहा है, तो अपन सिर्फ बात किसकी करेंगे, बेसिक फीजिबल की बात करेंगे, है ना। अगर एलोकेशंस लेस देन m प्लस n माइनस 1 हो जाए तो ये डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन के प्रकार होते हैं ये डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट, और एग्जैक्टली m प्लस n माइनस 1 हो गई तो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन का केस बन जाता है। ठीक है, अगर इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम की भाषा में कहें, अगर नंबर ऑफ असाइनमेंट लेस देन m प्लस n माइनस 1 हो जाए तो डीजेनरेट, ठीक है, और बराबर हो जाए तो नॉन डीजेनरेट,
ठीक है। और अगर अपन को बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलना है तो क्या हो, अगर नंबर ऑफ असाइनमेंट्स अगर लेस देन m+n-1 हो जाए तो वो क्या कहलाता है, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। बट अपन को पता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में m और n बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखना स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है ना, तो m और n की वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो ये जो अपना फॉर्मूला है m+n-1, जहां m दिया है वहां पे क्या रख देंगे, n रख देंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। तो n+n-1 क्या बन जाएगा, 2n-1। तो बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन इन असाइनमेंट प्रॉब्लम शुड हैव असाइनमेंट इक्वल टू 2n-1। जब मैं एलबीबी के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने देखा कि काफी अच्छा वेटेज है, मतलब काफी ज्यादा मार्क्स की आती है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रिपीट हो रहे हैं, मतलब कॉन्वेक्स सेट के, कॉन्वेक्स हल के, है ना, और ये एक्सट्रीम पॉइंट के। तो मतलब जो पहले ऐसे बोरियस लगती थी ना एलपीपी से, वो खत्म हो गई यार, मतलब इज्जत बढ़ गई यार एलपीपी के लिए, समझ रहे हो। बाबा रे बाबा रे बाबा, देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। चलो क्वेश्चन देख लें थोड़ा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, इसमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ये नॉट है, फॉल्स है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। कॉन्वेक्स सेट समझते हैं क्या होता है। कोई भी सेट दिया है आपको, सबसेट होगा, कोई भी सेट एस को आप कॉन्वेक्स सेट तब कहोगे जब आपने उसके कोई भी दो पॉइंट्स लिए, x1 और x2, अगर उनको ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल जाए, एटलीस्ट एक, सिर्फ और सिर्फ एक भी मिल जाए, जो कि उस सेट एस में ही आ रही हो, तब आप उस सेट को क्या कहते हो, कॉन्वेक्स सेट कहते हो। ठीक है, मतलब x1 x2 बिलोंगिंग टू सेट एस है, देन लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू सी। तो ये जो होता है ना कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है, x1 और x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, हर लैम्डा जो कि 0 और 1 को बिलोंग कर रहा हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये ट्राइंगल अपन को दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर अपन को देखना ए और बी ये दो पॉइंट्स मिल गए ऐसे, ठीक है। अब देखना इनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो यहां से इस लाइन से ज्वाइन करूंगा, है ना, लेकिन ये जो लाइन है वो इस सेट के बाहर चली गई, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्राइंगल की बाउंड्री को इंक्लूड करा है, ट्राइंगल के अंदर वाले पोर्शन को नहीं। तो ये वाला सेट तो कॉन्वेक्स नहीं होगा। इन केस अगर ट्राइंगल की अंदर वाली बाउंड्री को इंक्लूड कर देते हैं, फिर देखना इस पॉइंट को चूज कर लिया, इस पॉइंट को चूज कर लिया, तो देखना एक ऐसी स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट्स के लिए मिल गई अपन को, जो कि उस सेट के अंदर ही आ रही है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ऐसी सर्कल ले लेना, x² प्लस y² इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब बाउंड्री भी इंक्लूड हो गई और सर्कल के अंदर वाला पोर्शन इंक्लूड हो गया। तो कोई भी दो पॉइंट ले लेना आप, तो उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो अंदर से ही जाएगी, जो मतलब जो कॉर्ड आएगा सर्कल के अंदर, वो सर्कल के अंदर मतलब सर्कल वाले रीजन से पास करेगा। तो ये कॉन्वेक्स हो गया। अब x² प्लस y² बराबर 1, मतलब सरकमफेरेंस वाले पॉइंट ले लेता मैं, सिर्फ अंदर वाला पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है। तो देखना ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, तो इन दो पॉइंट्स के लिए अपन को कोई ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जो इस सेट के अंदर ही लाई करे। तो ये सेट कैसा हो गया, कॉन्वेक्स नहीं हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। पहला केस दिया था कि x इज लेस देन 5 एंड y इज लेस देन 3। तो देखना x इज लेस देन 5, तो ये वाला पोर्शन हो गया 5 से कम, y इज लेस देन 3, तो ये नीचे वाला पोर्शन आ गया, क्योंकि 3 के नीचे वाला है ना, तो कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला। तो देखना ये वाला आ गया, क्योंकि लाइन देखो ये कोई कंडीशन तो दी नहीं है कि निगेटिव नहीं होगा, है ना, तो ये पूरा उधर तक जाता जाएगा। अब देखना इसमें आप कोई भी दो पॉइंट ले लोगे और उनको ज्वाइन कर दोगे तो वो लाइन इस सेट के अंदर ही लाई करेगी। तो ये सेट तो कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, सेकंड केस क्या है, x² प्लस y माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब देखना जब भी ऐसा केस आया ना कि x और y की वैल्यू 2 दे रहे हैं, तो आप क्या करना कि ये जो x वाले टर्म है ना राइट साइड पे लाने की कोशिश करना। तो आपको देखना रीअरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, y इज ग्रेटर देन माइनस x² प्लस 3। तो देखना ये कुछ पैराबोला ऐसा नहीं लग रहा, x² वाला टर्म है और y की पावर 1 है, तो मतलब पैराबोला बनेगा y के अबाउट सिमेट्रिकल। ठीक है, और माइनस x² है तो नीचे की तरफ बनेगा। तो देखना y बराबर माइनस x² हो गया। अच्छा, 3 जोड़ा है तो वो काय में जुड़ रहा है, y की वैल्यू में जुड़ रहा है, तो ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ आ गया, बन गया पैराबोला। अब y की कौन सी वैल्यू,
जो कि ऊपर आ रही है, इस पैराबोला के ऊपर आ रही है, तो ये वाला पोर्शन हो गया। तो एरो कहाँ गया, बाहर की तरफ हो गया। ठीक है, अब देखना जैसे मैंने इसके कोई 2 पॉइंट्स ले लिए, सपोज करो ये इसके पैराबोला के ऊपर वाले ले लिए अपन ने। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो इस सेट में नहीं आ रही। मतलब इस स्ट्रेट, ये जो ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है, देखा यही स्ट्रेट लाइन होगी और तो कोई लाइन आपको मिलेगी नहीं। तो ये जो एक लाइन मिल भी रही है वो भी क्या सेट के बाहर हो गई। तो इसलिए मतलब ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इन 2 पॉइंट के लिए जो कि सेट में आएगी। तो इसलिए ये सेट क्या हो गया, कॉन्वेक्स नहीं हुआ। ठीक है, अगले पॉइंट देख लेते हैं। ये 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर इज लेस देन 36। अब देखना x के आगे कॉफिशिएंट अलग है, y के आगे कॉफिशिएंट अलग है, तो सीधी बात है एलिप्स का केस है। दोबारा रीअरेंज करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर आ जाएगा। क्या बन गया, एलिप्स बन गया। y के नीचे देखना जो वैल्यू है वो बड़ी है तो y की तरफ फैल जाएगा, y की तरफ लंबाई में होगा एलिप्स। तो ये ठीक है, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा, मतलब बाउंड्री के भी पॉइंट्स आ गए और अंदर वाले भी पॉइंट्स आ गए। अब देखना कोई भी 2 पॉइंट ले लेना। ठीक है, जैसे ये पॉइंट मैंने चूज करा तो इनको जो ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है इस सेट के अंदर ही आ रही है, तो इसीलिए ये सेट तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, फोर्थ केस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 25 है ना, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 5 का स्क्वायर। सर्कल हो गया, सिंपल सा है ना, 5 रेडियस का सर्कल, तो ये सर्कल बना दिया। ठीक है, सर्कल के ये वाले भी पॉइंट्स इंक्लूड हो गए और अंदर वाला भी पोर्शन आ गया। देखना कोई भी 2 पॉइंट लोगे और उनको एक तो ज्वाइन करने वाली लाइन मिल जाएगी जो कि सेट के अंदर ही आ रही है। अगर देखना यहाँ पे इक्वल का साइन ना होता तब ये सेट कॉन्वेक्स नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप जैसे ना यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, तो ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन बनती है उस केस में क्या होगी, सेट के बाहर हो गई, क्योंकि आपने तो सरकमफेरेंस के लिए हैं, तो उस केस में ये कॉन्वेक्स नहीं होता। लेकिन अभी क्या है, इक्वल का साइन लगा, इसीलिए ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स हल के ऊपर। द कॉन्वेक्स हल ऑफ द सेट 1,2, 2,1, 3,7 इसको सेट एस मान लेते हैं। ठीक है, जिसमें ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब ऑप्शन में क्या दे रहा है, एंटायर R2 प्लस, R2 तो क्या हो जाता है, एक्स वाई प्लेन हो जाता है, और प्लस का साइन लग गया। इसका मीनिंग ये हो गया कि एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ऑफ द 3 एंटायर R2 यानी कि पूरा एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए इनके द्वारा जो ट्राइंगल बनेगा वो कॉन्वेक्स हल होगा। ठीक है, तो इसमें कॉन्वेक्स हल की डेफिनेशन समझते हैं कि कॉन्वेक्स हल क्या होता है। A set H is called the convex hull of set S if it is convex set. It is the smallest set contain all points of set S. कहने का मीनिंग ये है कि देखना कॉन्वेक्स सेट भी होगा, मतलब जिस सेट को अपन कॉन्वेक्स हल कह रहे हैं पहले तो उसको कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेट जो कि सेट एस के सारे पॉइंट्स को कंटेन भी करता हो, मतलब कॉन्वेक्स हल की थोड़ी डिमांड जो है ना ज्यादा है। तो इन शॉर्ट अपन ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग सेट एस, मतलब वो सबसे छोटा कॉन्वेक्स सेट जो कि सेट एस के सारे पॉइंट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, अगर सेट एस कॉन्वेक्स है तो सेट एस का कॉन्वेक्स हल वो खुद ही हो जाएगा। रीजन ये है, देखना कॉन्वेक्स हल कब होगा, जब सेट कॉन्वेक्स हो, तो सेट एस तो कॉन्वेक्स यही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि एस जो है एस के सारे पॉइंट कंटेन करेगा और सबसे स्मॉलेस्ट भी होगा, क्योंकि हर सेट सबसे छोटा सबसेट खुद ही का ही होता है। ठीक है, तो मतलब स्मॉलेस्ट सेट भी हो गया, कॉन्वेक्स सेट भी हो गया, और जो कि एस के सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। तो कहने का मतलब ये होगा अगर सेट एस कॉन्वेक्स है तो वो खुद क्या हो जाएगा, खुद का ही कॉन्वेक्स हल हो जाएगा। एग्जांपल से समझ लो, जैसे सेट एस है, ये जो आपको सेट दिया है रेक्टेंगल, जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, y की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है। ठीक है, मतलब सारे पॉइंट्स आ जाएंगे रेक्टेंगल के ऊपर वाले भी और अंदर वाले पॉइंट्स भी। तो ये सेट कैसा है, कॉन्वेक्स है। इसमें आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो और लाइन ज्वाइन करो, सेट एस के अंदर ही आएगी। इस सेट एस का कॉन्वेक्स हल क्या होगा, खुद ये ही सेट हो जाएगा। ऐसे ही सर्कल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब सरकमफेरेंस वाले भी पॉइंट आ गए और अंदर वाले भी पॉइंट्स आ गए। अब ये सेट कैसा है, कॉन्वेक्स है। अब ये अपन ऊपर कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन में इसको देख चुके हैं इस एग्जांपल को, तो ये सेट क्या हो जाएगा, खुद का ही कॉन्वेक्स हल हो जाएगा। अब अगर अपन को कोई सेट ऑफ पॉइंट्स दिया हो,
है ना। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है ना कि अलग अलग पॉइंट दिए 1,2, 2,1, 3,7, तब अपन कॉन्वेक्स हल कैसे निकालते हैं वो देखने वाली बात है। उससे थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे। जैसे सेट एस दिया 1,2, 2,1, 3,7, तो इनको अपन ने प्लॉट कर लिया, ठीक है। अभी ट्राइंगल नहीं बनाया अपन ने, सिर्फ ये प्लॉट कर लिया 3,7, 1,2, 2,1। अब देखना, अगर कॉन्वेक्स सेट बनाना है ना तो कोशिश ये करना कि जो भी पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन से, और एक क्लोज्ड सेट बनाने की कोशिश करना, मतलब एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने की कोशिश करना। तो अपन ने क्या करा, देखना, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, तो अपने पास जो रीजन बना वो क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। अब अपन को क्या था चाहिए, कॉन्वेक्स सेट बनाना है तो अंदर वाले पोर्शन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाउंड्री के पॉइंट लेते सिर्फ ये ट्राइंगल की बाउंड्री लेते हैं तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होता, ठीक है। ये ट्राइंगल वाला भी जो एग्जांपल है वो अपन ऊपर देख चुके हैं, है ना। तो इससे अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरे पोर्शन को अंदर वाले को भी लेना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल आ गया। अब ये कैसा हो गया, एक ऐसा सेट हो गया जो कि इन तीनों पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, और क्या है, कॉन्वेक्स सेट भी है। क्या ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट, अब वो अपन ऑप्शन में देख लेते हैं। देखना, ये तो ट्राइंगल हो गया, इसके सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, तो मतलब सीधी बात है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेल हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट है कि नहीं है वो अपन ऑप्शन से चेक करते हैं। देखना कैसे, कि ऑप्शन में दे रहा है एंटायर R2 प्लस, ठीक है, एंटायर R2 और ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई दीज पॉइंट्स। तो देखना, ट्राइंगल तो इन पॉइंट, इस सेट एस के सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। अब देखना R2 प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वो तो इस ट्राइंगल को भी कंटेन कर रहा है अपने अंदर, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, भगा दो इसको, ठीक है। एंटायर R2 मतलब पूरा XY प्लेन, ये स्मॉलेस्ट सेट हो जाएगा जो इन पॉइंट्स को कंटेन करेगा। नहीं, वो तो कौन सा हो गया, ट्राइंगल हो गया, है ना। तो और ट्राइंगल क्या है, पूरे XY प्लेन के अंदर आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट सेट कौन सा हो गया, ये ट्राइंगल ही हुआ, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर, है ना। वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द सेट एक्स वाई ग्रेटर देन 0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2x प्लस 3y इज लेस देन 6, ये लाइन हो गई, और x प्लस वाई ग्रेटर देन 1, है ना। तो इन गिवन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ठीक। एक्सट्रीम पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट में एक छोटा सा अंतर होता है, वो अपन अभी एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। वैसे तो लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक अंतर होता है। एक्सट्रीम पॉइंट्स, जैसे Z बिलोंग कर रहा है सेट X को, है ना, तो जो भी एक्सट्रीम पॉइंट होगा पहली बात तो सेट का ही मेंबर होगा, ठीक है, सेट के बाहर का आप नहीं ले सकते, ठीक। Z बिलोंगिंग टू X है, ठीक है, और X और Y कोई भी दो पॉइंट्स हैं जो कि सेट X को बिलोंग कर रहे हैं, मैं ये सेट X में आ रहे हैं। अगर इन X और Y को जो ज्वाइन करने वाली ओपन लाइन सेगमेंट, ओपन लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पे देखना, ये जो दो पॉइंट मान लेता हूं मैं सेट X के, है ना, तो ये पॉइंट्स को अगर मैं हटा दूं, ये जो कॉर्नर के पॉइंट हैं, मतलब ये जो एंड पॉइंट्स हैं इस लाइन के, लाइन सेगमेंट के, इनको हटा दिया जाए तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी ओपन लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। और लाइन सेगमेंट कैसी लेनी अपन को, जो कि सेट के अंदर ही आती हो, ठीक है। तो X और Y जैसे मैंने कोई दो पॉइंट मान लिए, उनको ज्वाइन करने वाली जो ओपन लाइन सेगमेंट है जो कि सेट के अंदर आ रही है, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट पे लाई नहीं करता, वो सेट X का एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो वही हो गया, Z डज नॉट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी एक्स वाई बिलोंगिंग टू X, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक, ABCD, है ना। अब जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, अब ओपन लाइन सेगमेंट में क्या है, ये एंड पॉइंट्स मैं नहीं लूंगा, तो ये लाइन जो है इस सेट के अंदर आ रही है, क्योंकि अपन ने जो रेक्टेंगल लिया है वो कौन सा लिया है, 0 इज x इज लेस देन, ये इक्वल का भी साइन है उससे छोटा वाला, 0 इज लेस देन y और y इज लेस देन 1, तो ये रेक्टेंगल के अंदर वाला पोर्शन, कोई भी दो पॉइंट ले लेना, ठीक है। उस पर ये A कभी भी लाई नहीं करेगा, A इसके बाहर ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही A क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा गिवन सेट S का, B, C और D भी हो जाएंगे ना। जैसे ये पॉइंट ले लेना, ये दो पॉइंट ले लिए सेट S के, अब इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है जो कि सेट S के अंदर आ रही है, उस लाइन पर ये B पॉइंट लाई नहीं कर रहा, इसीलिए B भी क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट तब कहा जाता है जब आप एक्सट्रीम पॉइंट किस फिगर के लिए निकाल रहे हो, एक ऐसे फिगर के लिए निकाल रहे हो जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, और
कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो अब इसको ये पोर्शन कैसा देखना, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ठीक है, और कैसा है, क्लोज्ड है। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट होंगे वही क्या हो जाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। अब देखना अंतर क्या होता है, जैसे ये सर्कल ले लूं मैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, तो इसमें अंदर वाले भी पॉइंट्स आ गए, बाहर वाले जो सर्कमफेरेंस के ऊपर आ रहे वो वाले पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने सेट के जो कि सर्कल पर आ रहे हैं। फिर इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है सेट से पास कर रही है, और इस लाइन पर ये वाले पॉइंट्स नहीं आ रहे, कौन से, सर्कल के सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या हो गए, एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। अब कमाल की बात क्या है देखना, इसमें कहीं पे भी कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, सर्कल में क्या कोई कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, नहीं है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट होगा। और कॉर्नर पॉइंट किसमें होगा, एक ऐसा फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है और कैसा है, क्लोज है। इसीलिए जब अपन ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो क्या हो जाता है, जो अपना रीजन कॉमन आता है उसके कॉर्नर पॉइंट्स को अपन क्या बोल देते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं अपन। ये दिया है 2x प्लस 3y इज लेस देन 6, ठीक है, 6 को यहां ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज लेस देन 1, x प्लस y इज ग्रेटर देन 1। तो देखना इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया अपन ने। ठीक है, अब देखना ये इक्वेशन 1 हो गई, साइन कौन सा है, लेस देन 1, यानी कि एरो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इसमें साइन कौन सा है, 1 से बड़ा, ठीक है, और x को कहां पे काट रहा है, 1 पे काट रहा है, और y को कहां काट रहा है, 1 पे काट रहा है, तो ये वाला पोर्शन हो गया। और ग्रेटर देन 1 है तो एरो कहां हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। तो कॉमन पोर्शन कहां आ गया, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये है ना, ये चार साइड, ये नीचे देखते हैं, तो ये कॉमन पोर्शन आ गया। अब देखना ये कैसा फिगर है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर है और कैसा है, क्लोज्ड है। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट होंगे वही क्या हो जाएंगे, इसके एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। तो 0,1, 1,0, 3,0 और 0,2 ये गिवन सेट के क्या हो गए, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब अपन को ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है देखना, 1,0, 1,1 हटा दो, 1,1 नहीं है, 1,3, 1,2 नहीं, हटा दो, 1,1,2 नहीं है, बचा क्या 1,0, तो ऑप्शन, ठीक है, तो 1,0 जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अब देखना ये अपन ने एक्सट्रीम पॉइंट्स का सेट निकाल लिया था, देखना 1,0 कैसे होगा, ऐसे समझ लो जैसे 1,0 और इस लाइन के बीच में अपन कोई ये एक पॉइंट मान लें। ठीक है, अब मैंने बोला था ओपन लाइन सेगमेंट, तो ये 1,0 हटा दो और ये पॉइंट हटा दो, तो ये जो ऐसी लाइन सेगमेंट बनेगी, क्या 1,0 उस पर लाई कर रहा है, नहीं, क्योंकि अपन ओपन लाइन सेगमेंट लिए। इसका मीनिंग क्या हो गया, 1,0 एक एक्सट्रीम पॉइंट हो गया और सेट को बिलोंग भी कर रहा है। ठीक है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 1,0। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखना है वो भी कमेंट करके बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप तक वो वीडियो पहुंचाया जा सके।